जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों एवं मेरे बहनों। आप सभी का प्रजापति इज स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग लूसेंट जो बुक है, उस बुक के जो भौतिक विज्ञान का जो पार्ट्स है, उस भौतिक विज्ञान के पार्ट्स को धीरे धीरे कंप्लीट करेंगे। मतलब आज कंप्लीट पूरा नहीं होगा, लेकिन आज मात्रक जो चैप्टर है ना, भौतिक विज्ञान का मात्रक चैप्टर, उस चैप्टर को हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे। जो भी कंपटीशन में मात्रक से रिलेटेड जितना भी प्रश्न पूछता है, उसको पूरा का पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। तो दोस्तों, आइए देखते हैं सबसे पहले भौतिक विज्ञान की परिभाषा। दोस्तों, मैं अपने अनुसार भौतिक विज्ञान की परिभाषा देता हूँ कि विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें बल, गति, गति के नियम, प्रकाश, प्रकाशीय यंत्र इत्यादि के बारे में अध्ययन किया जाए तो उसे ही भौतिक विज्ञान कहते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि भौतिक विज्ञान के बारे में सबसे पहले मतलब भौतिक विज्ञान के जो महत्वपूर्ण पद है, बल, गति, गति के नियम इत्यादि के बारे में बतलाने का मैंने सबसे पहले बतलाने का काम न्यूटन महोदय ने किया था। इसलिए भौतिक विज्ञान के पिता न्यूटन महोदय को कहा जाता है। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि न्यूटन महोदय जो है ना, उनके भौतिक विज्ञान का पिता कहा जाता है। आइए अब देखते हैं, हम लोग अपना चैप्टर का शुरुआत करते हैं। इस चैप्टर में है सबसे पहला जो पॉइंट आ रहा है वो है आपका मात्रक। मात्रक देखते हैं, यूनिट किसे कहते हैं। तो किसी भी राशि के जो मापन की जो इकाई होती है ना, उसी इकाई को मात्रक कहते हैं। मात्रक किसे कहते हैं? किसी भी राशि के जो मापन की इकाई होती है उसे मात्रक कहते हैं। दोस्तों, बुक में से सेम टू सेम मत मिलाइएगा, क्योंकि कुछ परिभाषा जो होगा हम अपने नॉलेज के हिसाब से देंगे, तो इसे बुक में से सेम टू सेम मैथ मत करिएगा, थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, देखते हैं मात्रक जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। तो मात्रक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है मूल मात्रक और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। इंग्लिश में बोलते हैं मूल मात्रक को फंडामेंटल यूनिट, और ये व्युत्पन्न मात्रक जो होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं डिराइव यूनिट। तो आइए देखते हैं, दोनों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं आखिर दोनों है क्या। पहले परिभाषा हम बता देते हैं, मूल मात्रक फंडामेंटल यूनिट किसे कहते हैं। बोलेंगे कि वैसी राशियाँ जो स्वतंत्र मानी जाती है, वैसी राशियाँ जो स्वतंत्र मानी जाती है, वह किसी दूसरे राशि पर निर्भर नहीं करती है, तो वैसी राशि को हम लोग मूल मात्रक फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। कहीं कहीं इसको मतलब इसके मूल मात्रक के जगह पर मिलता है आधारी राशियाँ, तो घबराना नहीं है। मूल मात्रक फंडामेंटल यूनिट या कहिए आप आधारी राशियाँ, दोनों का परिभाषा सेम है। आधारी राशियाँ, मूल मात्रक सेम टू सेम, और व्युत्पन्न मात्रक कहिए या व्युत्पन्न राशियाँ कहिए, सेम टू सेम। आइए देखते हैं अब व्युत्पन्न मात्रक यानी व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं। व्युत्पन्न राशि या व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? बोलेंगे वैसी राशियाँ जो स्वतंत्र नहीं मानी जाती है। क्या बोलेंगे? बोलेंगे वैसी राशियाँ जो स्वतंत्र नहीं मानी जाती है, स्वतंत्र नहीं मानी जाती है, वह किसी दूसरे राशि पर निर्भर करती है, तो वैसे राशियों को हम लोग बोलेंगे व्युत्पन्न राशि डिराइव यूनिट कहेंगे। जैसे में हो गया चाल, वेग, त्वरण इत्यादि, एक्सेट्रा ले लेंगे। आइए देखते हैं, एसआई पद्धति में मूल मात्रकों की संख्या जो होती है वो कितना होता है। आपसे मूल मात्रकों की संख्या बोले या फिर आधारी राशियों की संख्या बोले, जवाब दीजिएगा कि आधारी राशियों की संख्या या मूल राशियों की संख्या जो होता है वो कितना होता है? 7 गो। कै गो हो? 7 गो होता है। तो आधारी राशियों की संख्या या मूल मात्रकों की संख्या टोटल कै गो होता है? 7 गो होता है। सातों का नाम यहाँ पर दिया गया है। लंबाई जिसका मात्रक है मीटर, जिसको सूचित करते हैं एम से। द्रव्यमान हो गया दूसर का, जिसका एसआई मात्रक जो है वो है किलोग्राम, जिसको केजी से सूचित करते हैं। तीसर का है समय, और इसका एसआई मात्रक है सेकेंड, और इसको सूचित करते हैं एस से। चौथ का है तापमान, और तापमान का एसआई मात्रक केल्विन होता है, जिसको के से सूचित करते हैं। पांचवा है विद्युत धारा, जिसका मात्रक होता है एसआई मात्रक एम्पियर, और इसको कैसे सूचित करते हैं? इसको सूचित करते हैं ए से। छठा हो गया ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, और कैंडेला को संकेत में सीबी से सूचित करते हैं। इसके बाद हो गया पदार्थ के मात्रा का मात्रक मोल, जिसको MOL से सूचित किया जाता है। दोस्तों, मूल मात्रकों की संख्या या आधारी मात्रकों की संख्या जो होती है वो 7 होती है, लेकिन अक्सर आप लोग याद करते हैं तो ये आपके दिमाग से उतर जाता है। तो उसको याद करने के लिए आप किस तकनीक का इस्तेमाल करेंगे? तो दोस्तों, आप लोगों के लिए हम एक फार्मूला, एक ट्रिक बनाए हैं, उसको ध्यान से देखिएगा। वो ट्रिक जो है उसका नाम है, कलर थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, कलरवा से समझ में नहीं आ रहा है क्या लिख रहे हैं। पीला कलर सही रहेगा कि नहीं? ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, रेड रख लेते हैं, काम चल जाएगा। तो देखते हैं, और ये कितना मोटा
रुक जाइए, गड़बड़ हो गया सब। इतना सा इसको चलाने हमको कम आता है। हाँ, तो ट्रिक हमने बनाया है, वो ट्रिक है ताबीज, ताबीज मसल दो, ट्रिक खत्म। अब ट्रिक के बारे में देखते हैं आखिर होता क्या है। तो यहाँ पर त जो दिखाई दे रहा है ना, त से हो जाएगा तापमान, त से क्या हो जाएगा, त से हो जाएगा तापमान, बी से क्या हो जाएगा विद्युत धारा, ज से क्या हो जाएगा ज्योति तीव्रता, म से क्या हो जाएगा पदार्थ के मात्रा का मात्रक मोल, स से क्या हो जाएगा समय हो जाएगा, ल से क्या हो जाएगा लंबाई हो जाएगा, और द से क्या होगा द्रव्यमान। तो दोस्तों आइए फिर से देखते हैं। त से तापमान, बी से विद्युत धारा, ज से ज्योति तीव्रता, म से पदार्थ का मात्रा, स से समय, ल से लंबाई और दो से द्रव्यमान। याद रखिएगा, बिल्कुल आसान है। आइए नेक्स्ट देखते हैं एस आई के मूल मात्रक। एस आई के मूल मात्रक, तो मूल मात्रकों की संख्या दो गो होता है। एक होता है समतल कोण, दूसरा का होता है घन कोण। एक होता है समतल कोण, दूसरा का होता है घन कोण। समतल कोण और घन कोण, समतल कोण का एसआई मात्रक रेडियन होता है। समतल कोण का एसआई मात्रक क्या होता है रेडियन। घन कोण का एसआई मात्रक स्टेरेडियन होता है। समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है, घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है, घन कोण का एसआई मात्रक स्टेरेडियन होता है। रेडियन को सूचित करते हैं RAD से। रेडियन को किससे सूचित करते हैं RAD से। स्टेरेडियन को किससे सूचित करते हैं, स्टेरेडियन को सूचित करते हैं SR से। किससे, SR से। आइए देखते हैं SI के कुछ पुराने मात्रकों के नए मतलब पुराने मात्रकों के नए नाम, माने पुराना जो मात्रक था कुछ अलग था और नए का मात्रक वैज्ञानिक लोग बदल दिए हैं और कुछ नया नाम दे दिए हैं। आइए देखते हैं उसके विषय में। तापमान का पुराना मात्रक क्या होता है, माने होता है नहीं, अभी नहीं होता है पुराना में। तापमान का मात्रक होता है, सॉरी पुराना का मात्रक ये डिग्री सेल्सियस, कौन सी डिग्री सेल्सियस। लेकिन जब बोलेगा कि बताइए नया मात्रक क्या होता है, तो नया मात्रक भी होता है कौन सी डिग्री सेल्सियस। बताइए कहीं परिवर्तन दिख रहा है आपको दोस्तों, बताइए परिवर्तन दिख रहा है। हाँ जी परिवर्तन, सॉरी यहाँ पर देखिए डिग्री सेंटीग्रेड लिखा है, डिग्री सेंटीग्रेड लिखा है, क्या कहिया जा रहा है, यहाँ पर लिखा है डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए जहाँ बिंदु दिए है ना, और ये देखिए डिग्री सेंटीग्रेड लिखा है, लेकिन जो नया मात्रक में लिखा है डिग्री सेल्सियस। क्या लिखा है डिग्री सेल्सियस, तो ये अंतर है। ठीक है, आइए देखते हैं अब नेक्स्ट अगला आवृत्ति फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति का पुराना जो मात्रक होता है वो होता है कंपन प्रति सेकंड। क्या होता है कंपन प्रति सेकंड, संकेत में सूचित करते हैं CPF, कंपन प्रति सेकंड। ये हुआ पुराना मात्रक। आइए नया मात्रक देखते हैं। नया मात्रक को बोलते हैं हर्ट्ज। क्या बोलते हैं हर्ट्ज। हर्ट्ज को किससे सूचित करते हैं HZ से, बड़का H छोटा Z से। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगला पॉइंट देखते हैं। अब तीसरा का देखते हैं ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो ज्योति तीव्रता का पुराना मात्रक होता है कैंडल शक्ति। कौन सी कैंडल शक्ति, देखिए शॉर्टकट में है लिखा है CP कैंडल पावर। ठीक है, ये पुराना मात्रक है। नया मात्रक देखते हैं कैंडेला होता है। नया मात्रक क्या होता है कैंडेला CD होता है। ये जो है आपका नया मात्रक है। अब आते हैं थोड़ा सा नीचे, समतल कोण को थोड़ा सा बड़ी गहनता से अध्ययन करें तब आगे बढ़ेंगे। ये जो है समतल कोण, समतल कोण, समतलिया कोण कहिए समतल कोण कहिए, कोनो दिक्कत का सीन नहीं है। तो ये जगह बोल दिया है का इधर उधर का सक रहे हो। समतल कोण, समतल कोण किसे कहते हैं, तो समतल कोण समझ लीजिए समतल के सतह पर बने हुए कोण को ही क्या कहते हैं समतल कोण। समतल पृष्ठों के जो भी दुगो रेखा होगा उस पर जो कोण बनेगा कौन कोण कहेंगे समतल कोण। समतल कोण को किससे सूचित करेंगे डी थीटा से। कहाँ चल गया, समतल कोण को कैसे सूचित करेंगे डी थीटा से। मान लेते हैं वृत्त का जो चाप की लंबाई है, वृत्त के चाप की लंबाई कितना मान लेते हैं DS। जैसे मान लीजिए ये चाप की हो गई लंबाई, चाप की हो गई लंबाई, मान लेते हैं वृत्त, हाई हो गया सेंटर, जी सही कोण बन गया। तो जो कोण बन गया में जो हाई दिखाई दे रहा है, हाई 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 हाई, ये जो होगा ये चाप की लंबाई होगा। और चाप की लंबाई को सूचित किया है कौची से DS से, और त्रिज्या को सूचित किया है कौची से R से। हे में जो कोणवा जो है ना उसको हम सूचित किए हैं डी थीटा से। उस कोण को बोलेंगे समतलीय कोण। और समतलीय कोण डी थीटा इक्वल टू क्या होता है, हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, हम लोग एक फार्मूला जानते हैं। कौन फार्मूला, तो फार्मूला है सुनिए, हम लोग फार्मूला जानते हैं कोण बराबर, रुक जाइए, कोण बराबर होता है
कोण बराबर चाप, कोण बराबर चाप बटा में त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटा में त्रिज्या। ये फार्मूला याद रखिएगा, कोण बराबर चाप बटा में त्रिज्या। तो कोण बराबर चाप बटा में त्रिज्या होता है। अब हम क्या करेंगे, कोण की जगह पर हम लिख देंगे, कोण की जगह पर हम लिख देंगे डी थीटा। क्या लिखेंगे, डी थीटा। और चाप की लंबाई कितना दिया है, चाप की लंबाई कितना दिया है, का याद आ रहा है, चाप की लंबाई कितना दिया है, तो जो कहने दिया डी थीटा बराबर चाप की लंबाई हो गया डी एस और त्रिज्या कितना हो गया है आर। तो आपका फार्मूला हो गया, ध्यान से याद रखिएगा इसको, फार्मूला अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जामों में कि समतल कोण का जो फार्मूला होता है वो निम्नलिखित में कौन सही है। अलग अलग देगा, एगो इसमें से दे देगा, तो डी थीटा इक्वल टू डी एस बटा में आर। ध्यान से याद रखिएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ठोस कोण। ठोस कोण आखिर किसे कहते हैं, ठोस कोण, सॉलिड एंगल, व्हाट इज सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल ठोस कोण किसे कहते हैं। तो ठोस कोण किसे का बोलेंगे, किसी ठोस वस्तु के या फिर किसी ठोस के केंद्र पर बने हुए कोण को ही क्या कहते हैं, ठोस कोण कहते हैं। डी डेल्टा सूचित करते हैं। अब देखिए इधर ठोस के जो आगे देखते हैं, ठोस कोण डी डेल्टा बोला है, चित्रानुसार शीर्ष ओ को केंद्र की भांति प्रयुक्त करके उसके परितः निर्मित गोलीय पृष्ठ के अपरोधन क्षेत्र डी तथा त्रिज्या आर के वर्गों का अनुपात होता है। आइए समझते हैं बढ़िया से। मान लेते हैं ये एक कोई ठोस वस्तु है, ठीक है। इसका जो ये केंद्र पर का कोण है, अरे जो शंकु देखे ना वैसा, इसके केंद्र पर का कोण है, इसको सोच के डी डेल्टा मान लेते हैं, ठीक है। और इसका जो ये वाला जो है ये एरिया, इस एरिया को हम मान ले रहे हैं डी ए, कौन सी हो डी ए मान लेते हैं। और इसकी ये जो त्रिज्या है, ये वाला त्रिज्या, ये रुक जाइए कलर बदल कर दिखा रहे हैं, ये नहीं कोई ये दे, इसकी त्रिज्या ये जो है इसको मान लेते हैं कौची आर, ठीक है। तो अब इसका फार्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब इसका फार्मूला यहाँ पर हो जाएगा, उसमें भी जानते हैं कोण बराबर क्या चाप बटा में त्रिज्या, लगे मैं चाप वाला नहीं, मैं क्षेत्रफल बटा में त्रिज्या का स्क्वायर। तो इसका ठोस कोण के लिए हो जाएगा ये जो क्षेत्रफल दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पर लिखा है अवरोधन क्षेत्र, तो अवरोधन क्षेत्र डी ए बटा में त्रिज्या का स्क्वायर, आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पर डी डेल्टा। तो फार्मूला हो जाएगा डी डेल्टा इक्वल टू डी ए बटा में आर स्क्वायर। ये हो गया आपका ठोस कोण का फार्मूला। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, देखते हैं क्या है कुछ इसमें आगे देखते हैं। बोल रहा है कि वे सभी मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से व्यक्त किए जाते हैं उसे क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक। पहले ही हम बता दिए हैं कि वैसी राशियाँ जो स्वतंत्र नहीं मानी जाती है वह किसी दूसरे राशि पर निर्भर करती है। दूसरे राशि पर माने किस राशि पर, मूल मात्रकों पर निर्भर करती है, यानी आधारी राशियों पर निर्भर करती है, ओकरे कहल जाला व्युत्पन्न मात्रक, जिसमें में आ जाएगा चाल, वेग, त्वरण, आयतन, जितना ही है सातों को छोड़कर सबका सब आ जाएगा व्युत्पन्न मात्रक में। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, खगोलीय दूरियों को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि प्रकाश वर्ष की चाल हमेशा एक समान रहती है। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ध्यान से याद रखिएगा, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। इसके आगे देखते हैं, पहले देख लेते हैं प्रकाश वर्ष आखिर किसे कहते हैं। तो प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, तो निर्वात में, कहाँ निर्वात में, निर्वात मतलब जहाँ पर वायु का कण भी मौजूद नहीं है। तो निर्वात में जो सूर्य के प्रकाश की किरणें होती है वो एक साल में कितना, वो एक वर्ष में जितना दूरी तय कर लेती है, निर्वात में सूर्य के प्रकाश की किरणें एक वर्ष में जितना दूरी तय कर लेती है, एक वर्ष में जितना दूरी तय कर लेती है, तो उसी दूरी को कहते हैं प्रकाश वर्ष। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। कितना, 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। ध्यान से याद रखिएगा बढ़िया से। इसका सुनिए, दूरी का और यो मात्रक होता है, एक होता है पार्सेक, पार्सेक के अलावा एक और ही होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसको एयू से सूचित करते हैं। आते हैं आगे देखते हैं ऊपर और कौची दिया है पार्सेक क्या है। तो देखते हैं पार्सेक के बारे में क्या बोल रहा है कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं, पार्सेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई को क्या कहते हैं, पार्सेक। एक पार्सेक बराबर कितना होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष, यानी एक प्रकाश वर्ष कितना होता था, 9.46 गुने 10 के पावर 15 मिनट, मीटर, 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर, इतना होता था दूरी, ठीक है, एक प्रकाश वर्ष। तो इसको आप जब गुना करिएगा 3.26 में, कितना 3.26 में जैसे गुना करिएगा
तो गुना करने के उपरांत आपका आंसर यहाँ पर आएगा, कितना आएगा आंसर, तो जैसे गुना करिएगा तो गुना करने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर। कितना आएगा, 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर। तो इसको ध्यान से याद रखिएगा, इसको ध्यान से याद रखना है, 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं, बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। क्या होता है, डाइन। एवं इसका एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है, न्यूटन। तो ध्यान से याद रखिए, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, हमने भी देखा है बहुत सारे बुक में और एग्जाम में भी देखा है, डिफेंस में भी बहुत ज़्यादा पूछता है। तो बल का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। सीजीएस पद्धति जैसे बोलेगा बोलना है डाइन, और एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है, न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। ध्यान से याद रखना है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बबुआ, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए 1 न्यूटन कितना होता है सीजीएस पद्धति में, तो याद रखना है 1 न्यूटन जो होता है सीजीएस पद्धति में वो होता है 10 के पावर 5 डाइन। कितना, 1 न्यूटन बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन के। याद रखना है। सीजीएस पद्धति किसे कहते हैं, मान लीजिए कोई पूछे सर जी बताइए सीजीएस पद्धति किसे कहते हैं, तो बोलना है कि सीजीएस पद्धति, रुके बढ़िया से डिफाइन कर देते हैं सीजीएस पद्धति। तो आइए देख लेते हैं सीजीएस पद्धति नहीं, तीनों पद्धति खत्म करते हैं जो। तो मात्रकों की जो पद्धति होती है वो क प्रकार के, 3 प्रकार के। कई प्रकार के, 3 प्रकार के। एक होता है एफपीएस पद्धति। कौन पद्धति, एफपीएस पद्धति। दूसर का होता है सीजीएस पद्धति। तीसर का होता है, सॉरी दूसर का होता है, वैसे कोनो दिक्कत नहीं ऊपर नीचे। दूसर का हो जाएगा एमकेएस, तीसर का होता है सीजीएस। तो आइए देखते हैं एफपीएस पद्धति का क्या अर्थ होता है। तो एफपीएस पद्धति बोलेंगे कि वैसी पद्धति जिसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकंड में मापा जाए, तो वैसी पद्धति को एफपीएस पद्धति कहते हैं। वैसी पद्धति जिसमें लंबाई को फुट में, द्रव्यमान को पाउंड में तो समय को सेकंड में मापा जाए, तो वैसी पद्धति को कौन सी पद्धति कहते हैं, एफपीएस पद्धति कहते हैं। अब देखते हैं हम लोग सीजीएस पद्धति, देखते हैं कौन पद्धति, सॉरी एमकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति को याद रखिए खूब बढ़िया से, क्योंकि गांव के बगल में ना एगो चिमनी है, उसका ईट, चिमनी का नाम है एमकेएस ईट, तो उससे याद रखना है इसको। बोलेंगे वैसी पद्धति जिसमें लंबाई को मापा जाए मीटर में, लंबाई को मापा जाए मीटर में, द्रव्यमान को मापा जाए किलोग्राम में और समय को मापा जाए सेकंड में। वैसी पद्धति जिसमें लंबाई को मापा जाए मीटर में, द्रव्यमान को मापा जाए किलोग्राम में, समय को मापा जाए सेकंड में, तो वैसी पद्धति को एमकेएस पद्धति कहते हैं। याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, एक और ही बच गया है सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति बोलेंगे सीजीएस पद्धति में वैसी पद्धति जिसमें लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में तथा समय को सेकंड में मापा जाए, तो वैसी पद्धति को सीजीएस पद्धति कहते हैं। और यह सीजीएस पद्धति यहाँ पर आया था, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट कार्य के बारे में देखते हैं। कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होता है, अर्घ होता है। कार्य का सीजीएस पद्धति में मात्रक अर्घ होता है। और इसका एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है, जूल। सीजीएस पद्धति में कार्य का अर्घ और सीजीएस पद्धति में बल का डाइन। सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक डाइन और सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक अर्घ। याद रखना है, बल आएगा तो डाइन, कार्य अर्घ। और एसआई पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन होता है, एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक जूल होता है। 1 न्यूटन जो बराबर होता है 10 के पावर 5 डाइन के, और 1 जूल बराबर होता है 10 के पावर 7 अर्घ के। लेकिन किस पद्धति में, याद रखना है सीजीएस पद्धति। आगे देखते हैं, हो रहा है कि 10 विभिन्न घातों की प्रतीक, सिंबल्स फॉर वेरियस पावर्स ऑफ 10। देखते हैं, भौतिकी में बहुत छोटी और बहुत बड़ी राशियों के मानों को 10 का घात के रूप में व्यक्त किया जाता है। 10 का कुछ घातों को विशेष नाम एवं संकेत दिए गए हैं, जिसे नीचे दी गई सारणी में दिखाया गया है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारी छोटी छोटी लंबाइयाँ मापनी रहती है। उन लंबाइयों को मापते समय बहुत छोटी छोटी होगी या बहुत बड़ी बड़ी होगी दूरी, या कोई वस्तु का साइज, रेडियस, कुछ भी, तो उसमें 10 के घात के रूप में मापना पड़ता है। तो उसको कैसे मापेंगे, आइए देखते हैं। तो जो बड़ी बड़ी वस्तुएं होती है उन लोगों को मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे, तो बड़ी बड़ी वस्तुओं को मापने में हम किसका प्रयोग करते हैं, तो देखते हैं। जैसे याद रखना है, बड़ी बड़ी वस्तुओं को मापने के लिए
प्रयोग किया जाता है। नीचे से याद करिएगा, ऊपर से नहीं, दिक्कत होगा। क्यों? क्योंकि नीचे से सीधा पड़ेगा, ऊपर से उल्टा पड़ेगा। देखिए नीचे से याद करना है, डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा जेटा, सॉरी टेरा पेटा एक जेटा योटा। फिर से डेका हेक्टो किलो, रुक जाइए, डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्जा जेटा योटा। ठीक है, डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेटा एक्जा जेटा योटा। टोटल याद कर लीजिएगा इस तरह। और मैं क्यों बोला नीचे से याद करने के लिए? आप लोग ये ऊपर से भी याद कर सकते थे, लेकिन नीचे से ही क्यों बोला? तो आइए इसका फ़ायदा देखते हैं। नीचे देखिए पावर में, पहले का के नीचे का पावर में कितना दिया है? 10 के पावर 1। दूसरका के पावर में देखिए 10 के पावर कितना दिया है? 2। नीचे से तीसरका को देखिए दिया है 10 के पावर 3। तो आपको लिखने में दिक्कत नहीं होगा, 1 2 3 पावर खाली क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। लेकिन इसके बाद जब आप लिखिएगा चौथका का पावर, तो आपको कुछ नहीं करना है, 3 के पहाड़ा पर स्टार्ट करना है। 3 का 3 3 दूनी 6 शुरू करना है। तो 10 के पावर ये जो 3 है हेजुगा करिए 10 के पावर 6। और पाँचवा का पावर देखिए कितना है? 10 के पावर 9 है ना, तो हेजुगा 10 3 का 3 3 दूनी 6 आया था ना, तो 3 3 का कितना कर दीजिए? 9 कर दीजिए। उसी प्रकार 7वां में चलिए, 8वां में चलिए, यही का क्या करना है? 3 का पहाड़ा बढ़ा देना है। देखिए डेका में 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3, 1 2 3 बढ़ गया। लेकिन चौथका में जाइए, अब 3 का पहाड़ा पढ़ते चल जाइए, 10 के पावर 6, 10 के पावर 9, 10 के पावर 12, 10 के पावर 15, 10 के पावर 18, 10 के पावर 21, 10 के पावर 24। यानी 3 3 को बढ़ाते चला, 3 6 9 12 15 18 21 24। टोटल याद हो जाएगा। अब आते हैं माइनस वाला की तरफ, मैंने छोटा छोटा वस्तुओं को मापने के लिए। और यहाँ पर बगल में संकेत दिया गया है, तो उसको ध्यान में रखिएगा। जल्दी जल्दी करें, समय ज़्यादा लग जाएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा समय ले रहा है। देखते हैं डेका हेक्टो किलो वाला, ये तो यहीं पर आ जा रहा है, क्या करें? रुक जाइए, थोड़ा सा कुछ उपाय करने दीजिए, अब हो जाएगा। देखिए, तो इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। इसको भी नीचे से ही याद करना है। कहाँ से? इसको भी याद करना है नीचे से। नीचे से याद करिएगा, एकदम आसान पड़ेगा। नीचे से याद करिए, नीचे से आसान होगा। क्यों? तो देखिए पहले याद करिए, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको फेमटो एटो जेप्टो योक्टो। नीचे से याद करिए, हम भी नीचे से याद किए हैं। डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको फेमटो एटो जेप्टो एटो, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पीको फेमटो एटो जेप्टो एटो। आराम से याद कर लीजिए, याद जब हो जाएगा तब भोर भी नहीं पड़ेगा। और इसको भी लिखने का तरीका सेम है, खाली पावर में माइनस देना है। 10 के पावर -1, 10 के पावर -2, 10 के पावर -3। अब ये 3 का पहाड़ा शुरू करना है। 10 के पावर -6, 10 के पावर -9, 10 के पावर -12, 10 के पावर -15, 10 के पावर -18, 10 के पावर -21, 10 के पावर -24। यानी 3 का 3 3 दूनी 6, 3 3 के 9, 3 6 के 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24। वहाँ तक चल जाना है। माइनस लगा दीजिएगा तो छोटी से छोटी वस्तुओं का माफ हो जाएगा, प्लस लगा दीजिएगा बड़ी से बड़ी वस्तुओं का माफ हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं, थोड़ा सा और बचा है, उसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। कोई नहीं रोकने वाला इस चैप्टर को कंप्लीट होने से। ठीक है, ठीक है। आइए देखते हैं बीमा किसे कहते हैं। बीमा डायमेंशन बोल रहा है कि किसी भौतिक राशि, किधर गया, किसी भौतिक राशि की बीमाएँ उन घातों को कहते हैं जिस जिन्हें उस राशि को व्यक्त करने के लिए मूल राशियों पर चढ़ाना पड़ता है। जैसे में देख लीजिए, यहाँ पर, रुक जाइए, थोड़ा सा समझाना है आपको। कहाँ गया हो दोस्तों? थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको, बीमा समझने के लिए थोड़ा सा समझना पड़ेगा। जो लंबाई होता है ना, लेंथ मीटर, उसको बीमा में एल से सूचित करते हैं। जो द्रव्यमान होता है, वजन वाला चीज़ होता है, केजी हो गया, तो उसको सूचित करते हैं बीमा में एम से। ठीक है, इसके अलावा जो समय होता है उसको सूचित करते हैं, टी से। ठीक है, तो इसको खास करके आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं, आप समझ में आएगा। लंबाई को एल से, समय को टी से, और इसके बाद वो क्या बोलते हैं, द्रव्यमान को यानी केजी को एम से। तो देखिए यहाँ पर वेग बराबर फार्मूला होता है दूरी बटा में समय, यानी विस्थापन बटा में समय। तो देखते हैं, दूरी जो होता है उसका बीमा हो जाएगा एल, समय का बीमा हो जाएगा टी। अब नीचोया देखिए, बटवा के नीचे टी है, और टी जो है, ये जो टी जो है, उस टी का पावर कितना है? तो उस टी का पावर कितना है जी? 1 है। तो ये जो है बटा के नीचे टी के पावर 1 है। हम जानते हैं कि बटा के नीचे कोनो भी पावर रहता है, अगर माइनस में हुआ, अगर ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, नीचे अगर प्लस में होगा, ऊपर जाएगा तो माइनस में। तो ये जो टी का पावर 1 जो है प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस में, तो हो जाएगा एल टी -1।
इसको कैपिटल ब्रैकेट से घेर देंगे, ये हो जाएगा आपका बीमा। किसका बीमा? वेग का बीमा। ध्यान से याद रखिएगा, वेग और चाल दोनों का फार्मूला सेम होता है। चाल इजकल टू दूरी बटा समय, अब वेग इजकल टू विस्थापन बटा समय। दूरी और वेग दोनों लंबाई ये है, इसलिए बीमा दोनों का क्या होता है? सेम होता है। वेग और चाल का बीमा सेम होता है, तो चाल वेग का बीमा याद करिए, एक वही को याद करिएगा, ठीक है, दोनों का काम हो जाएगा। आइए देखते हैं। हाँ सुनिए, अगर एग्जाम में आपको जैसे मान लीजिए वेग का बीमा हो गया LT-1, लेकिन आप यहाँ पर देखें MN हेजुआ देखिए M0 का है दिया है, तो अगर है दूगो, ये तो दूगो आया था LT, ये दोनों आया था, लेकिन M इसमें नहीं है, तो M जब नहीं रहेगा और उसको ऑप्शन में दे देगा तो घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। क्या कर देना है? M लिखना है, लेकिन इसका पावर कितना कर देना है? 0, मतलब ये है, ये नहीं है, ठीक है। LT-1 वह लिख देना है, कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। और बीमा बहुत सारा देख लेते हैं, ठीक है, इसके बाद चैप्टर काम खत्म। आइए बीमा को जल्दी से पढ़ लेते हैं, अब पढ़कर इसको हटाते हैं। देखिए चाल और वेग है जो दे दिया ना, चाल और वेग दोनों का बीमा क्या होता है? सेम होता है। त्वरण का बीमा क्या होता है? M0 LT-2। मैंने चाल वेग का जो बीमा होता है मैं टी की जगह यहाँ पर -1 है, मैं कह दीजिए -2, बात हुआ सेम। बल का बीमा क्या होता है? याद रखिएगा, बल, कार्य, ऊर्जा, वेग, शक्ति, संवेग, दाब, प्रतिबल, ये सब बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछता है। तो बल का बीमा हो जाएगा MLT-2, आवेग का बीमा MLT-1, आवेग का बीमा MLT-1, कार्य का बीमा ML2T-2, कार्य या ऊर्जा का बीमा ML2T-2, जिसका ऐसे मात्रक जूल होता है उसका बीमा हो जाएगा ML2T-2। शक्ति का ऐसे मात्रक क्या होता है? ML2T-3, ML2T-3। संवेग का बीमा क्या होता है? तो होता है MLT-1। बीमा निकालने के लिए जो तरीका होता है उसको आप लोग सीख लीजिएगा, उसके लिए भी हम एक नया वीडियो बना देंगे, उसके बाद से आपको बीमा निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जब बीमा निकाल लीजिएगा तो याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन उसके लिए आपको फार्मूला सब मालूम होना चाहिए। अब देखते हैं दाब प्रतिबल का क्या होता है। दाब प्रतिबल का हो जाएगा ML-1T-2। प्रत्यास्था गुणांक, बाप रे बहुत ज़्यादा पूछता है क्वेश्चन। प्रत्यास्था गुणांक जो होता है ML-1T-2। पृष्ठ तनाव ML0T-2। वेग प्रवणता का क्या होता है? M0L0T-1। श्यानता गुणांक का क्या होता है? ML-1T-1। कोणीय वेग का क्या होता है? M0L0T-1। जड़त्व घूर्ण का क्या होता है? ML2T0। स्क्वायर पे स्क्वायर नहीं कहा जाता है, दिक्कत हो जाएगा, आराम से 2 3 ऐसे बोला जाता है। कहाँ तक थे? जड़त्व घूर्ण। कोणीय संवेग का क्या होता है? तो ML2T-, इधर क्या है? ML2T-1, ठीक है। बल घूर्ण का होता है ML2T-2। ऊर्जा घनत्व, एनर्जी डेंसिटी, ML2T-2। प्लेन वेग का क्या होता है? M0L-T-1। कोणीय वेग का बीमा क्या होता है? ML2T-1। गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल जी, उसका बीमा क्या होता है? ये M-1L3T-2। गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल जी का मान कितना होता है? गुरुत्वीय नियतांक कैपिटल जी का मान कितना होता है? 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg² होता है। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। क्या बच गया? प्लांक नियतांक H वाला, उसका जो बीमा होता है कितना होता है? बीमा होता है ML2T-1। और कई को बच गया है? बस 3, दूगो। देखते हैं प्रतिरोध का बीमा क्या होता है? ML2T-3 A-2 होता है। विद्युतीय क्षेत्र का क्या होता है? न्यूटन प्रति कूलम होता है मात्रक, वो याद रखिएगा, उसका बीमा ML-T-3 A-1, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये देखिए पूरा का पूरा पहिल का जो चैप्टर था लूसेंट में का, भौतिक विज्ञान में का, जो ये मात्रक चैप्टर था वो मात्रक चैप्टर टोटल क्या हो गया? कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा चीज़ें को 2 फार्मूला बता दे रहे हैं, डिग्री सेल्सियस केल्विन वाला। अजय रहने दीजिए, उसको अगले वीडियो में हम बता देंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है। दोस्तों आपने हमारे वीडियो को लास्ट तक देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों लाइक प्लीज़ ज़रूर करिएगा, क्योंकि लाइक से ना हमको थोड़ा सा आनंद आता है, मुझे अच्छा लगता है कि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद में आता है। अगर लाइक नहीं करिएगा तो मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है कि वीडियो मेरा पसंद नहीं आ रहा है आप लोगों को। इसलिए अगर आ रहा है पसंद तो प्लीज़ लाइक करिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए वीडियो कैसा है। थोड़ा सा हमको भी थोड़ा हौसला मेरा बढ़ाइए। आप ही लोगों की कृपा से यहाँ तक पहुँचा हूँ, भगवान के दुआ से। अभी आप ही लोगों की कृपा से और आगे हम बढ़ें। थैंक यू दोस्तों।